करती हैं वो यह है कि वे संचालनात्मक और रणनीतिक गहराई पर वार करती हैं और पूरी रक्षा व्यवस्था को खोलकर रख देती हैं। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना द्वारा बनाए गए कोर और कमांड मुख्यालय जैसी सभी संरचनाएं वे सब बिखर जाएंगी। यही हेलो 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 गाइस, मैं हूं तस्कीर और हम देख रहे हैं इस वीडियो में इंडिया पाकिस्तान की क्या फिर से जंग का सीन या माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि हमने एक वीडियो देखा था, उसके अंदर पता चल रहा था कि जो बॉर्डर पर है वो एक्टिविटीज़ दोनों तरफ से बढ़ रही है। तो इस पर इंडियन एनालिस्ट हैं एक प्रवीण सोने रिवील्स शॉकिंग ट्रुथ अबाउट अपकमिंग ऑपरेशन सिंदूर 2.0। तो ये वीडियो हम देखने वाले हैं, क्या एनालिसिस हैं, सो लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, ये मेरे 3 वीडियो में से दूसरा वीडियो है जो मैं ऑपरेशन सिंदूर पर बना रहा हूँ। पहला वीडियो मैंने कल बनाया था। अब इस वीडियो में मैं उन सबकरों के बारे में बात करूंगा जो ऑपरेशन सिंदूर से भारत और पाकिस्तान के बीच अगली मुठभेड़ के लिए सीखे जाने चाहिए, जो कि निश्चित रूप से होगी। अब एक बात जो ध्यान देने वाली है वह यह है कि मोदी सरकार के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जितनी भी सैन्य मुठभेड़ें हुई हैं वे हर बार पहले से बड़ी रही हैं। 2019 2016 से बड़ा था, 2020 25 2019 से भी बड़ा था। तो ये निश्चित है कि अगली मुठभेड़ होगी। जब वह होगी, चलिए उसे इससे सिंदूर बड़ी तो होगी। कहते हैं, वह ऑपरेशन सिंदूर से कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा घातक होगी। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के सबकों को समझना बहुत जरूरी है। और मुख्य दलील यह थी कि भारतीय सेना ने युद्ध के रणनीतिक और संचालन स्तर की जगह प्रधानमंत्री को सौंप दी है। और आज प्रधानमंत्री मोदी भारत के सर्वोच्च संचालन कमांडर के रूप में उभरे हैं। इसका असर पड़ता है। जब हम रणनीतिक स्तर की बात करते हैं तो हम राजनीतिक नेतृत्व की बात कर रहे होते हैं, जो सैन्य नेतृत्व को बताता है कि क्या करना है। और जब हम संचालन स्तर की बात करते हैं तो यह वह क्षेत्र है जो भारतीय सेना के लिए पवित्र माना जाता है, जिसमें यह तय किया जाता है कि कार्य कैसे किया जाएगा। इसी कारण सभी तीनों सेनाओं के प्रमुख वे अपनी अपनी सेवा के सर्वोच्च संचालन कमांडर होते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था, 2014 में प्रधानमंत्री ने संचालन निर्देश दिया था कि भारतीय सेना केवल आतंकवादियों पर ही ध्यान केंद्रित करे। यह अधिकार भी प्रधानमंत्री को सौंप दिया गया है। तो मुख्य बात थी आतंकवाद विरोधी अभियान। और अगर भारतीय सेना को आतंकवाद विरोधी अभियान करना है तो एक स्पष्ट लेकिन अनकहा प्रतिबंध है। प्रतिबंध यह है कि भारतीय सेना द्वारा कोई सैन्य से सैन्य टकराव नहीं किया जाएगा। ऐसा कुछ हमने 2019 में और 2025 में भी होते देखा है। 2019 में हमने देखा कि भारतीय वायुसेना ने बालाकोट अभियान चलाया, जो कि आतंकवाद विरोधी अभियान थे। लेकिन जब अगले दिन भारतीय पाकिस्तानी वायुसेना की ओर से जवाबी कार्रवाई हुई, सैन्य से सैन्य टकराव के संदर्भ में, क्योंकि उन्होंने भारतीय भूमि पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, भारतीय वायुसेना ने स्वीकार किया कि जो उन्होंने किया वह युद्ध की कार्रवाई थी। लेकिन भारतीय वायुसेना ने जवाब नहीं दिया। और यह ठीक उसी सीमा के जंग बारे की में था कि कार्रवाई कोई थी, सैन्य हाँ। से सैन्य टकराव न हो। और इसीलिए भारतीय पक्ष की ओर से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। यही बात हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी थी। कृपया याद करें, ऑपरेशन सिंदूर में पहली रात 6 से 7 मई को जो हवाई लड़ाई हुई थी, उसमें भारतीय वायुसेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए थे। उसने 2 आतंकवादी ढांचों, 2 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था। लेकिन जब तुरंत ही पाकिस्तान वायुसेना की ओर से जवाबी कार्रवाई हुई, जो कि हवाई से हवाई टकराव था, यानी सैन्य से सैन्य टकराव, हवाई से हवाई टकराव, जो हम जानते हैं कि किसी भी वायुसेना का मुख्य मिशन होता है। मेरे आकलन में भारतीय वायुसेना ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस पर एक संचालनात्मक प्रतिबंध लगाया गया था। और इसके समर्थन में कुछ सबूत भी हैं। हालांकि 9 से 10 मई की रात को हमें बताया गया था कि त्रिसेवा संचालन योजना के तहत भारतीय वायुसेना ने भाग लिया और इसने सफलतापूर्वक काउंटर एयर ऑन ऑपरेशन किए, जो रक्षात्मक भी थे और आक्रामक भी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसने कोई हवाई से हवाई ऑन ऑपरेशन नहीं किया। बिल्कुल, इसके भी कुछ प्रभाव थे जिन्हें मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया है।
लेकिन इस वीडियो में मैं जिस मुख्य बात पर चर्चा करना चाहता हूं वह यह है कि ये प्रतिबंध किसने लगाए या इस मामले में प्रधानमंत्री की किसने मदद की संचालन स्तर के युद्ध को स्वीकार करने में। यह भी मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाने की कोशिश की थी। ये भारतीय सेना थी जिसने ऐसा किया, जिसने संचालनात्मक क्षेत्र प्रधानमंत्री को सौंप दिया। और भारतीय सेना भारतीय सैन्य बलों में तीनों सेवाओं में सबसे बड़ी है और यह 2016 में तथाकथित सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान किया गया था, जो भारतीय सेना द्वारा की गई थी। वे वास्तव में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, वे नियंत्रण रेखा के दूसरी ओर सतही आतंकवाद विरोधी अभियान थे, जिसे भारतीय सेना ने राजनीतिक नेतृत्व को खुश करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक कहकर एक नैरेटिव बना दिया और इस तरह उस क्षेत्र को प्रधानमंत्री को सौंप दिया। अब सवाल यह है कि भारतीय सेना ने ऐसा क्यों किया, और इसका जवाब बहुत ही सरल है। कृपया याद रखें कि किसी भी सेना का मुख्य कार्य गर्म युद्ध के लिए तैयारी करना होता है, और जब हम गर्म युद्ध की बात करते हैं तो हम जनरलशिप की कला को अपनाने की बात कर रहे होते हैं। और जनरलशिप की कला यह है कि आप युद्ध के विज्ञान और कला के बीच संतुलन बनाएं। यही युद्ध की कला है और ये किसी भी वरिष्ठ अधिकारी या जनरल का मुख्य कार्य होता है। अब जब हम युद्ध के विज्ञान और कला के इस संतुलन की बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको बताएगा कि किसी वरिष्ठ अधिकारी की सेवा या वर्दी में अनुभव केवल लगभग 25% ही मायने रखता है, इससे अधिक नहीं। 75% जनरलशिप की कला युद्ध में आई प्रगति को जानने में है और इसके लिए आप पढ़ते हैं और चिंतन करते हैं। यही युद्ध कला है। भारतीय सेना के मामले में, जैसा कि मैंने समझाया है, पिछले 35 वर्षों से यह आतंकवाद विरोधी अभियानों में उलझी रही है, जो कि सामरिक अभियान हैं, जिन्हें उन्होंने अब एक संचालन कला के स्तर तक ऊंचा कर दिया है, जबकि वे वास्तव में ऐसा नहीं है। क्षेत्र या रणभूमि में क्या होता है? अब यहाँ कुछ निश्चित चीजें होंगी। पहली बात जो हमने मिसाइलों के इस्तेमाल से देखी है, और जब ये होगा तो सिंधु में भी इससे कहीं अधिक होगा। ये लंबी दूरी की मिसाइलें जो करती हैं वह यह है कि वे संचालनात्मक और रणनीतिक गहराई पर वार करती हैं और पूरी रक्षा व्यवस्था को खोलकर रख देती हैं। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना द्वारा बनाए गए कोर और कमांड मुख्यालय जैसी सभी संरचनाएं, वे सब बिखर जाएंगी। यही होने वाला है। फिर पूरी रणभूमि का युद्ध क्षेत्र, जहां तक पाकिस्तान की बात है, उनके लिए यह क्षेत्र पूरी तरह पारदर्शी होगा। यह उनके विजिबल लिए होगा। प्रकाशित किया जाएगा। और जहां तक अदृश्य युद्ध का सवाल है, जिसके बारे में मैं हमेशा से तर्क देता रहा हूं, और वास्तव में मैंने इस पर अदृश्य युद्ध नाम से एक पूरा अध्याय लिखा है, जहां मैंने कहा है कि साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की यह निरंतरता ही जीत या हार की कुंजी है। युद्ध, और यहीं पर चीनी उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। सिंधु में भी ऐसी क्षमताएं देखेंगे। फिर हम यहाँ हर तरह के ड्रोन भी आते हुए देखेंगे। बिल्कुल, भारतीय पक्ष को भी वह सब मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ भारतीय पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। और फिर हमें इसके लिए भी तैयार रहना होगा कि सिंधु में भी ऐसा हो सकता है। जहां तक चीन का सवाल है, जैसा कि मैंने कहा, चीन सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा, लेकिन वह पाकिस्तान की सेना को पूरी तरह से उसने दिया समर्थन भी देगा। था। साथ ही वह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी ग्रे जोन गतिविधियों को और तेज कर देगा, जिससे भारतीय सेना, खासकर भारतीय वायुसेना की सीमित संपत्तियां बंट जाएंगी, जो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। और कृपया याद रखें कि कश्मीर क्षेत्र भारतीय पक्ष की सामान्य स्थिति की सारी बातों के बावजूद एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र रहेगा। तो मेरा जो मुख्य बिंदु है वह यह है कि अगर सिंडो 2.0 होता है तो मुझे लगता है कि यह एक गर्म युद्ध होगा, क्योंकि भले ही भारत सैन्य से सैन्य टकराव से बचना चाहे, पाकिस्तान की ओर से हमेशा सैन्य प्रतिक्रिया ही आई है और वह भारत को भी जवाब देने के लिए मजबूर करेगा। तो अपनी अगली वीडियो में मैं समझाऊंगा कि सिंडो 2.0 के होने की कितनी संभावना है। कुछ एनालिसिस थे कि भाई वॉर में हुआ क्या और क्या हो सकता है। इनकी एक एनालिसिस तो ये कह रहा है भाई कि पहले से ज़्यादा
बड़ा, पहले से ज़्यादा बड़ा होता गया है। इंडिया का कुछ ऐसा होगा, मतलब अगर वॉर फिर से हुआ तो पहले से ज़्यादा बड़ा बोला जा रहा है इसको, कि हो सकता है। ये उम्मीद है। दूसरी बात कि दो जो कहते हैं पारदर्शिता, विज़िबल जो चीज़ें हैं, वो बहुत सी चीज़ें अभी हाल-फिलहाल में हुई हैं जंग में। तो ऑपरेशन टू सिंदूर 2.0 अगर हुआ, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है दोनों तरफ। दूसरी बात, ये पूरा सीन उन्होंने बताया कि जो बड़ी रेंज की मिसाइल्स हैं और ये सारी रेंज की मिसाइल्स जो है ना, मतलब जो सैन्य से सैन्य बता रहे थे, यानी कि फोर्स टू फोर्स जब लड़ाई होगी, फौजियों की फौजियों से, मतलब मिलिट्री टू मिलिट्री जब लड़ाई होगी, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान से देखा था कि अटैक जो हुआ था वो मिलिट्री पर हुआ था, यहाँ से जो अटैक हुआ था वो दूसरी जगह हुआ था। तो वो फिर रोका गया था कि भाई चलो ख़त्म करो जंग को, तो ये सीन हुआ था। लेकिन अब अगर जंग हुई और मिलिट्री टू मिलिट्री अगर वो हुई, तो फिर बहुत बड़े एरिया में फैलेगी जंग। अब सबको पता है कि भाई नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। अब किस साइड होगा बड़ा नुकसान, ये जंग होने के बाद पता चलता है, पहले नहीं पता चलता। तो आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।